तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी के 13th लेक्चर पर। तो जो लोगों ने 12th लेक्चर नहीं देखा है वो पहले फटाफट से जाके 12th लेक्चर देख लें, क्योंकि आगे हम लोग 12th लेक्चर के बाद शुरू करने वाले हैं मीटर ब्रिज। और साथ जानेंगे एक्चुअली इससे हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे, इससे हम लोग किसी अननोन वायर के रेजिस्टेंस को फाइंड और जानेंगे इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि आप लोगों ने अगर व्हीटस्टोन को अच्छे से समझा है तो आपने एक टर्म जरूर देखा होगा, और उसमें ये टर्म था P/Q = R/S। और आई होप आपको याद होगा कि ये कंडीशन एक्चुअली बैलेंस ब्रिज कंडीशन को होल्ड करती है, और ये अब वापस से यूज होने वाली है मीटर ब्रिज में। और मीटर ब्रिज में इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, तो पहले मेक श्योर कि आपको ये चीजें लर्न हो, जहां पर P और Q ऊपर के दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो है, और वही जो नीचे दोनों रेजिस्टेंसेस लगे थे उनके रेशियोज हैं R/S। और बीच में आपको पता ही था गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट पास नहीं होता था, जिसको हम लोग कह दिया जीरो डिफ्लेक्शन, और कंडीशन को हमने बोला था बैलेंस ब्रिज। आइए स्टार्ट करते हैं मीटर ब्रिज। ओके, मीटर ब्रिज एज यू नो, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये मीटर ब्रिज में होने क्या वाला है, तो इसका पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो 1 मीटर लॉन्ग वायर के ऊपर बेस्ड है, जिसके थ्रू हम अननोन रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं। सॉरी, एक्चुअली मीटर ब्रिज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, व्हीटस्टोन कॉन्सेप्ट पर ही काम करता है, जिसमें हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। दैट मींस इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच इज बेस्ड अपॉन द व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज वी कैन फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर। किसी भी पर्टिकुलर लेंथ या छोटे लेंथ, बड़े लेंथ, किसी भी डिजायर्ड लेंथ का आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ना केवल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, उसी के हेल्प से आप निकाल सकते हो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टिविटी भी फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गया इसका बेसिक सा प्रिंसिपल। आइए इसको लिख भी लेते हैं फटाफट से। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस by which we can find the unknown resistance of any wire. It is based upon the principle of Wheatstone bridge. ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज बताने की जरूरत है नहीं आपको, तो व्हीटस्टोन ब्रिज यही है आपकी, और उसी की कंडीशन को हम लोग इसमें फॉलो करने वाले हैं। ओके, अब बात आती है कि चलिए ओके कर तो लेंगे, लेकिन करने के लिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या यही ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा जैसा आपने देखा था। एक्चुअली मैं बता दूं, व्हीटस्टोन एक सिस्टम जरूर है, डिवाइस जरूर है, बट एग्जैक्टली हम इसको यूज नहीं करते। एग्जैक्टली हम उसके एप्लीकेशन को किस तरह बनाते हैं, मतलब कि व्हीटस्टोन का ही एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, जिससे हम ये हेल्प लेने वाले हैं। तो आइए इसकी कंस्ट्रक्शन और थ्योरी पे बात कर ले। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, कंस्ट्रक्शन, अब इस कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूं तो इसमें होता क्या है, तो इसमें दो थिक कॉपर प्लेट्स होते हैं। थिक कॉपर प्लेट कहने का मतलब क्या है, देखिए जितनी ज्यादा थिकनेस होगी, जितने ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरियाज होते हैं, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू उतनी ज्यादा कम होगी। और एग्जैक्टली जितनी रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगी, उससे बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आप इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कम करोगे, और आप सारे के सारे वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज को सेल के यूज कर सकते हो, राइट। और यहाँ पर दो एल शेप और एक आई शेप की कॉपर थिक प्लेट होगी, यहाँ पर भी एक प्लेट हो गई, यहाँ पर भी एक प्लेट हो गई। ये दोनों प्लेट्स, एल प्लेट्स और एक आई प्लेट्स को हमने एक लकड़ी के मतलब कार्डबोर्ड पर अच्छे से फिट कर रखा है, और ये 1 मीटर ह्यूज मतलब कि काफी वाइड होती है, और उस पर हमने कुछ इस तरीके से फिट कर रखा है। आप इसका पिक्चर देख लोगे, आपको इस पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा कि कैसे एल शेप की प्लेट्स अरेंज होगी और कैसे आई शेप की प्लेट्स अरेंज होगी। यहाँ पर हमने दो स्क्रूज लगा देने हैं, जो कि
दो एल शेप और एक आई शेप के बीच में किस तरीके से अरेंज होंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो उसी तरीके से हम यहाँ पे अरेंज करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ एक आर बॉक्स लगा देना है। बच्चों आर बॉक्स क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। आर बॉक्स क्या होता है, आर बॉक्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, स्क्रूज की हेल्प से यहाँ पे जोड़ दिया और यहाँ पर आप जोड़ सकते हो क्या, एक अननोन वायर। ये अननोन वायर कैसा होता है, कोई भी सिंपल सा अननोन वायर, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे अननोन वायर आपको दिख रहा होगा, उसी अननोन वायर की हेल्प से हम यहाँ पर कनेक्शन दे देंगे। ये अननोन वायर कुछ इस तरीके का वायर है जो कि आप डिजायरली लैब में पढ़ा होगा, कोई भी लेकर के आप उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, राइट। और इसका नाम आप ऐसे रख सकते हो एस, ऐसे नाम रख दिया। और यहां पर अब आपको क्या करना है, ये हो गया आपका दो होल्स यहाँ पे जो कि स्क्रूज लगा देंगे यहाँ पे, और इस स्क्रूज के बीच में आप एक लॉन्ग वायर यूज कर लीजिए। और ये लॉन्ग वायर एक्चुअली कितना लॉन्ग होगा, तो ये 1 मीटर लॉन्ग होता है। और इसके साथ हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करेंगे ये वायर का, तो ये होगा बच्चों कॉन्स्टेंटन, राइट, कॉन्स्टेंटन ऑब्लिक मैग्नीम। कॉन्स्टेंटन या मैग्नीम का यूज करते हैं बच्चों। कॉन्स्टेंटन या मैग्नीम में ऐसा क्या है तो मैं बता दूं, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीम एक ऐसा अलॉय है जिसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट बहुत कम होगा, जिससे होता है क्या है ना कि ये यूनिफॉर्म विड्थ होती है इसकी। अगर कहीं भी ऐसा हो गया, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनका एक्सपेंशन होने लगा कहीं से भी, विड्थ जो है यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, बदलने लगेगी। इससे होगा क्या, पोटेंशियल ड्रॉप यूनिफॉर्म नहीं होगा। और हमको क्या चाहिए, हर जगह विड्थ यूनिफॉर्म चाहिए, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं ऐसा आप एक्सपेंशन वाले या एक्सपेंशन कोफिशिएंट वाले वायर का यूज करो, मटेरियल का यूज करो जिसका एक्सपेंशन टेम्परेचर के साथ ज्यादा ना हो। मेक श्योर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पूरी सर्किट को आप ऑपरेट करने के लिए आपको आर मिल गया, एस मिल गया, राइट। अब यहाँ पर एक यूनिफॉर्म वायर भी मिल गया, बट अब अभी इस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेल चाहिए। लीजिए ये सेल जोड़ दिया, इस सेल को हमने यहाँ पे की से जोड़ दिया, और की को ला करके आगे किसी रियोस्टेट से जोड़ सकते हो, चाहो तो ये रियोस्टेट से जोड़ दिया, राइट। और यहाँ आपने इसको ला करके कनेक्ट कर रखा हुआ है। इस वायर का नाम आप सपोज कर लीजिए ए, यहाँ पे बी, मतलब ये पूरा वायर हो गया ए बी, जो कि 1 मीटर लॉन्ग है। 1 मीटर लॉन्ग है, इसीलिए इस सिस्टम का नाम भी मीटर ब्रिज ही रखा गया है। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोग निकालेंगे, मतलब इसी वायर की हेल्प से। इस वायर के जस्ट नीचे एक मीटर स्केल लगा होगा, और वो मीटर स्केल जो है वो इनिशियली 0, 10, 20 सेंटीमीटर करके 100 सेंटीमीटर तक वाइड होता है। मतलब आप कह सकते हो इसकी लेंथ जो होगी वो 100 सेंटीमीटर तक होगी। यहाँ पर आई शेप के साथ यहाँ एक और होल कर दीजिए, और इसको जोड़ करके आप गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आपको याद हो व्हीटस्टोन ब्रिज, तो वहां पर भी हमने बताया था कि एक गैल्वेनोमीटर आर हो गया, एस हो गया, डायगोनली एक गैल्वेनोमीटर होगा जो कि क्या डिटेक्ट करता है, करंट चेक करता है, करंट डिटेक्ट करता है, और ये भी डिटेक्ट करता है कि करंट का डायरेक्शन कैसा होने वाला है, राइट। अब यहाँ पर आपने इसको जॉकी के हेल्प से यहाँ अटैच कर दिया है। अब जॉकी कैसा होगा, जॉकी भी आप देख सकते हो जॉकी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जॉकी जो कि इस वायर पे, यूनिफॉर्म वायर पे आप स्लाइड कर सकते हो। स्लाइड करके क्या करोगे अभी बताएंगे, स्लाइड करके आप क्या करने वाले, डोंट वरी। और यहाँ पे इस स्लाइडर मतलब जॉकी के लिए नाम दे दिया है जे, राइट। गैल्वेनोमीटर को आप पहचाने जाओ, गैल्वेनोमीटर जिसमें डिफ्लेक्शन दोनों साइड आता है। गैल्वेनोमीटर का भी आपने पिक्चर देख ही रखा है। यहाँ पे इस पॉइंट का नाम आपने सी रख दिया। सी एंड जे इज द पॉइंट वेयर फ्रॉम विच द करंट passes through it, मतलब यहाँ से करंट अपना पास हो सकता है, अगर पास होना होगा तो। अब मुझे ये बताइए कि स्टार्टिंग तो आपने कर दी, करंट का सप्लाई भी दे दिया, ये आपका सेल हो गया, जिस सेल का वोल्टेज हो गया V, या फिर ईएमएफ के लिए E भी दे सकते हैं। तो यहाँ से करंट पास होना स्टार्ट हो गया। अब करंट यहाँ से पास होगा, इस थिक प्लेट से होकर गुजरेगा, और थिक प्लेट्स का क्या वो अधिक होता है, थिक प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया या विड्थ अधिक होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगी, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होना है यहाँ और यहाँ। अब आप पहचान लेते हैं कि आर बॉक्स कौन है। अब आर बॉक्स का पिक्चर आप देख लीजिए, आर बॉक्स कैसा होता है। आर बॉक्स में छोटे छोटे आप ब्लैक जॉकीज देख पा रहे होगे, और ये ब्लैक जॉकीज जॉस कह सकते हो। इन जॉकीज को जैसे जैसे पिक आउट करते हो वैसे ही पर्टिकुलर रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाता है। पर्टिकुलर रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने मान लीजिए एक जॉकी 5 ओम की पिक आउट करी, तो अब जैसे ही 5 ओम का पिक आउट करोगे तो उस सर्किट में 5 ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाएगा। एक्चुअली कुछ होता ही है ना कि उस दो
टर्मिनल के बीच में जॉकी फंसी होती है और उसके नीचे रेजिस्टेंस होता है। जैसे ही आप जॉकी को पिक आउट कर लोगे तो करंट इसके थ्रू से पास नहीं होगा बल्कि नीचे से होकर के जाएगा और नीचे कौन लगे हुए रेजिस्टेंस। अगर आपने जॉकी 5 ओम की निकाली है तो उसके नीचे 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा होगा जिससे करंट को पास होना होगा, जिससे 5 ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाता है। अगर आपने 100 ओम के जॉ को निकाल लिया, अब 100 ओम के जॉकी को निकालने से वहां नीचे रेजिस्टेंस जो लगा होगा वो 100 ओम का लगा होगा तो करंट उसके थ्रू होकर के जाएगा तो 100 ओम अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप पिक आउट करते हो तो वैसे ही पर्टिकुलर रेजिस्टेंस उस सर्किट में अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर आरबॉक्स वही काम करता है, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस अप्लाई करता है उस सर्किट पर। अननोन रेजिस्टेंस को तो आप पहचान ही रहे हो, लैब में कोई भी वायर आप कट करके यूज कर सकते हो, वो अननोन वायर होगा। यहाँ पे आर हो गया बच्चों, एस हो गया। अब यहाँ पर हमें वही काम करना है जैसे पहले करते थे ना, क्या करते थे, 3 लोगों को पता करके 3 लोगों के थ्रू चौथे वाले को पता करना है। वैसे ही यहाँ पे एक तो मिला, एक जिसको पता करना है, ये वही है जिसको हम अभी फाइंड करने वाले। बट यहाँ पर मुझे एक लोग नहीं मिल रहे हैं और वो है P, और एक लोग को और भी खोज रहा है, वो कौन है, वो है Q। तो P और Q अगर मुझे मिल जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। अब P और Q को निकालेंगे कैसे, तो आई होप आपको लर्न होगा कि R इज इक्वल टू, मैंने बताया था रो L बाई A, राइट। अब ये रो L बाई A क्या है, अब रो L बाई A में आपको याद हो कि A क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ करता था, रो रेजिस्टिविटी हुआ करती थी और L क्या होता था, L आपकी लेंथ होगी। जैसी लेंथ, मुझे ये बताइए ये पूरी की पूरी वायर जो है वो यूनिफॉर्म विड्थ की है, मतलब ये हुआ कि इस पूरे यूनिफॉर्म विड्थ में एरिया सेम हो गया। बट आपने क्या किया है, यहाँ जॉकी से इसको डिवाइड करने की कोशिश करी, मतलब यहाँ से करंट डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये पोर्शन अलग हो गया, ये पोर्शन अलग होगा। अब ये पोर्शन और ये पोर्शन में एरिया सेम है, मटेरियल भी सेम है। मटेरियल सेम होने का मतलब रेजिस्टिविटी सेम हो गई, रेजिस्टिविटी भी सेम हो गई, इसका मतलब डिफरेंट क्या है, केवल लेंथ डिफरेंट है, जिसकी वजह से इस वाले सेक्शन का रेजिस्टेंस अलग अप्लाई होगा और इस वाले सेक्शन का रेजिस्टेंस अलग अप्लाई होगा, और ये जो दोनों सेक्शन है वो बिहेव करेंगे लाइक P एंड Q। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं कैसे ये काम करेगा। तो स्ट्रक्चर में आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, मैं इस कंस्ट्रक्शन लिखवा नहीं रहा हूं, बस आप ये समझिए, इन दिस whole apparatus 2 L-shaped thick copper plate are used and 1 I-shaped thick copper plate also used, and the R box and a known resistance arranged in such a manner that R box connected to the L shape, left L shape and right shape, and S जो है वो I और L के बीच में लगा दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दोनों L शेप के बीच में आपने क्या लगा रखा है, कांस्टेंट या मैग्नीम यूज कर रखा है। कांस्टेंट या मैग्नीम की क्या खासियत बताई मैंने, इसका अल्फा मतलब कि एक्सपेंशन कोएफिशिएंट वीक होगा, जिससे इसकी यूनिफॉर्मली वैल्यू बनी रहती है। इसके अलावा आपने C से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा है जहां से करंट को डिटेक्ट किया जाएगा। गैल्वेनोमीटर को जॉकी से आपने इस तरह AB के ऊपर स्लाइड करने के लिए रख दिया है ताकि आप इसको इस पर से डिवाइड कर सको, स्लाइड करके करंट को पास करा सको। इसके अलावा इस पूरे ऑपरेटर्स को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए होगा, एक सेल चाहिए होगा। रियोस्टेट आपकी जरूरत होगी तो लगाएंगे, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लगा सकते हो। ये आपका की है, ये आपका रियोस्टेट हो गया बच्चों। यहाँ पर एक लॉन्ग जो वायर है इसमें हमें मेजरमेंट लेना है। अब मेजरमेंट लेने के लिए आपको क्या चाहिए, स्केल चाहिए, और स्केल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो आप कंस्ट्रक्शन समझ चुके हो, कंस्ट्रक्शन आप लिख लोगे। अब मैं आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे। तो नेक्स्ट होने वाला है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, ओके, ये होगा वर्किंग प्रिंसिपल। आइए देखते हैं। तो अब वर्किंग प्रिंसिपल की कहानी क्या है वो समझते हैं। देखिए होना क्या है, जैसे ही आपने इसको एक्टिव किया तो आपका सेल एक्टिव होगा, करंट ड्रॉ करेगा। ये लीजिए करंट ड्रॉ हो गया। जैसे ही करंट ड्रॉ होगा तो आगे जाकर इसको 2 रूट्स मिलेंगे, ये वाला ऊपर वाला रूट और नीचे वाला रूट, ध्यान से समझिएगा। अब ये करंट दोनों साइड में डिवाइड होगा। आपको मैंने एक टर्म बताया होगा कि जिस पोर्शन पे पोटेंशियल ज्यादा होता है करंट वहीं से ड्रॉ हो जाएगी या फिर वहीं से ड्रॉप होने की कोशिश करती है ताकि वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए और वो बैलेंस करने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली यहां पर भी है। अगर ऊपर का पोटेंशियल ज्यादा हुआ, मतलब C पर पोटेंशियल ज्यादा हुआ, इस डायगोनल पर पोटेंशियल ज्यादा हुआ, इस पॉइंट पर पोटेंशियल के वैल्यू से, ऐसे केस में ऊपर से करंट की वैल्यू नीचे की ओर ड्रॉप होगी। और जब ऊपर से करंट नीचे की ओर ड्रॉप होगी तो इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर जो है आपका वो करंट डिटेक्ट करेगा। अभी करंट डिटेक्ट करेगा कहां पे, लेफ्ट या राइट, आप देख सकते हो। तो मान लीजिए अगर ऊपर से करंट आ रहा है तो लेफ्ट में डिटेक्ट कर रहा है। अब आपने क्या किया, अगर सपोज करिए कि नीचे की वैल्यू ज्यादा हो गई, मान लीजिए आपने देखा कि ये इतनी रेजिस्टेंस, ये ज्यादा रेजिस्टेंस है तो ऊपर से करंट ड्रॉ हो रहा है, आपने
थोड़ा बढ़ा दिया, लेफ्ट में मूव करके लेके गए, तो जैसे ही लेफ्ट मूव करके लेके गए तो इसकी लेंथ वैल्यू जो है अब इंक्रीज कर गई। जैसे ही इंक्रीज कर गई तो यहाँ नीचे का रेजिस्टेंस बढ़ गया। नीचे के रेजिस्टेंस बढ़ने से अगर नीचे का पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा तो करंट नीचे से ऊपर की ओर डिवाइड होगा, और जो अब की बार डिफ्लेक्शन है वो नीचे से ऊपर जाने की वजह से राइट साइड में आएगी। मतलब नीचे पोटेंशियल ज्यादा होगा तो करंट नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो करंट ऊपर से ड्रॉ होगा। दोनों ही केस में आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट को डिटेक्ट करेगा, राइट? इतनी बात क्लियर है। बट अगर ये केसेस हो जाए कि ऊपर के पोटेंशियल नीचे के पोटेंशियल किसी पॉइंट पर तो इक्वल हो जाएगा, ऐसा तो हो सकता है ना। जब किसी पॉइंट पर इक्वल हो जाएगा तो ऐसे केस में होना क्या है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं होगा, और जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं होगा तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। जैसा कि आपने व्हीटस्टोन में पढ़ा था, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं, डिफ्लेक्शन जीरो, इसका मतलब सर्किट क्या हो गई, बैलेंस हो गई। और यही सेम केस आपने देखा था व्हीटस्टोन ब्रिज में, जहां पे सर्किट बैलेंस हो जाती है। और सर्किट बैलेंस का मतलब कि ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में हो जाएंगे, और ऐसे केस में ये दोनों का रेशियो नीचे के दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये करंट जो है नीचे से ऊपर नहीं जा रहा, तो ये करंट सीधे इसमें जाएगा। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन यहां से यहां तक एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, और वो बिहेव करेगा P के तरह, और ये बिहेव करेगा एस क्यू की तरह। तो क्या ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी? कोई जरूरी नहीं कि वो दोनों इक्वल ही हो, डिपेंड करता है कि आपने किस पॉइंट पर बैलेंस कर लिया है। बैलेंस का मतलब जीरो डिफ्लेक्शन कर लिया है। सपोज दैट कि ये यहां से L पॉइंट पर, ये L है, सपोज दैट ये L पॉइंट पर बैलेंस होता है, तो यहां से यहां तक आपका जो लेंथ होगा वो होगा 100 माइनस L, राइट? 100 माइनस L मतलब ये टोटल आपका 100 सेंटीमीटर का है। तो यहां से अगर L सेंटीमीटर बैलेंस होता है, यहां से अगर 30 सेंटीमीटर बैलेंस होगा, तो यहां से कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स 100 माइनस 30 दैट इज 70 सेंटीमीटर। तो यहां एक रेजिस्टेंस P और यहां पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस Q हो गया, जिसके वजह से इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो क्या इक्वल हो जाना चाहिए। नाउ आइए बात करते हैं इन केस ऑफ बैलेंस ब्रिज। तो बैलेंस ब्रिज समझ ही गए, जीरो डिफ्लेक्शन। इन केस ऑफ बैलेंस ब्रिज मतलब क्या हो गया? जीरो डिफ्लेक्शन। ओके, जीरो डिफ्लेक्शन किसमें? गैल्वेनोमीटर में। ऐसे केस में इस वाले सेक्शन का भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो आप समझते ही हो, R इज इक्वल टू, ये रेजिस्टेंस है तो यहां पर रेजिस्टेंस तो P है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ AJ, राइट? AJ, तो ये हो गया P, और यहां पे आप क्या लिख सकते हो? रो L बाई A। अब जरा ध्यान से समझिए A क्या है। अब A जो है इस यूनिफॉर्म वायर की थिकनेस है, राइट? और L आपका क्या है? बैलेंस पॉइंट है। रो को तो आप समझ ही रहे, इस वायर की रेजिस्टिविटी है, ये जो वायर आपने यूज कर रखा है, राइट? तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ, अब आपको क्या निकाल लेना चाहिए? BJ। तो यहाँ पे आप BJ की वैल्यू निकालेंगे, और ये हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू रो। अब यहां से यहां तक की वैल्यू जो है 100 माइनस L पे बैलेंस हुई है, और थिकनेस जो है वो आपका सेम है A, राइट? अब यहां क्या कर सकते हैं? वेयर आप लिख दीजिए, वेयर A इज क्रॉस सेक्शन एरिया एंड L इज बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट मतलब वही लेंथ। ओके, अब L तो यहां से बैलेंस पॉइंट है, तो वहां से आप समझ ही रहो कितना होने वाला है। आगे करें क्या? अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए। नाउ P बाई Q इज इक्वल टू, आप लिख क्या सकते हो? इन दोनों को डिवाइड करोगे तो A कैंसिल हो जाएगा, रो भी कैंसिल, तो क्या बचा बच्चों? यहाँ पे बचा L बाई 100 माइनस L, राइट? इक्वेशन नंबर आप पुट कर सकते हो 1। ओके, तो यहां आपको मिल गया 100 माइनस L, ये दोनों डिवाइड करने के बाद P बाई Q की वैल्यू आ गई। अब देखिए, आप जानते हो कि ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है व्हीटस्टोन ब्रिज पर बना हुआ है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही काम करता है। ऐसे केस में P बाई Q की वैल्यू आ चुकी है। R की वैल्यू आपने कितनी अप्लाई की होगी आपको पता होगा, क्योंकि आपने कितना पिक आउट किया। बिना पिक आउट के ऊपर रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं होगा तो नीचे की वैल्यू को बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी, भले वो 5 ओम 10 ओम व्हाटएवर कुछ भी हो। तो फ्रॉम व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज की कंडीशन आइए यहां देख लेते हैं। P बाई Q
इज इक्वल टू आर बाई एस, राइट? ऐसा ही कुछ था। पी बाई क्यू की वैल्यू आप ला चुके हो, कितना है? एल बाई 100 माइनस एल, और यहाँ आर बाई एस। तो यहाँ से एस की वैल्यू निकाली होगी कि एस क्या है? अननोन रेजिस्टेंस यही है इस वायर का अननोन रेजिस्टेंस। और इस एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। लीजिए, ये एस की वैल्यू आपको मिल चुकी है। इस तरीके से हम किसी वायर का भी अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब आपको मान लीजिए पूछा गया कि इस वायर की आप निकाल लीजिए रेजिस्टिविटी। अब देखिए, कोई भी मटेरियल लैब में हो सकता है, आप ऐसे किसी का भी रेजिस्टिविटी निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? ये तो मान लीजिए कंपनीज को पता होता है, लेकिन आप कैसे निकालोगे? तो वैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई वायर है और इसकी लेंथ तो हम निकाल ही सकते हैं, किससे? मीटर स्केल से मेजर करके। अगर मुझे उसकी विड्थ निकालनी होगी, विड्थ का मतलब होता है मान लीजिए डायमीटर निकालना। डायमीटर निकालने के लिए आपके पास मेथड क्या है? आप निकालिए इसे स्क्रू गेज से। तो स्क्रू गेज से आपने कैलकुलेट कर लिया कि इसका डायमीटर क्या है, और डायमीटर निकालने के बाद अब आप इसको इसमें ला के रखने की कोशिश करोगे। किसमें रखोगे आइए देखते हैं। सपोज कर लीजिए, सिंस डायमीटर ऑफ वायर, ये वायर कौन है? वही अननोन वायर इज डी, एंड लेंथ इज एल डैश, राइट? एल डैश क्या है? एल डैश ऐसा ही कोई रैंडमली इसकी लेंथ होगी, आप इसे मेजर कर लोगे। लेंथ मेजर कर लिया, अब इसे यूज कैसे करेंगे? देखिए, आपने एस निकाल ही लिया है, आपको डायमीटर आपने अभी भी कैलकुलेट किया, किससे? स्क्रू गेज से। लेंथ आप मीटर स्केल से कैलकुलेट कर लोगे। अब आप कैसे आगे करोगे? तो इसको मैं एक काम करता हूं, इसको इरेज करके बता देता हूं। सिंस वी नो दैट क्या जानते हो आप? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एक जगह पे आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो क्या? बिल्कुल पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये पाई आर स्क्वायर जो आपने लिखा है, जहां पे आर जो है वो आपका क्या है? रेडियस। आपका रेडियस किसका? इसकी विड्थ का। आप जो भी वैल्यू निकालोगे उसको हाफ कर सकते हो, इससे आपको रेडियस मिल जाएगा। डायमीटर आपने निकाल ही रखा, लेकिन आप उसका हाफ मत करिए, काम करिए इसी को डायमीटर में चेंज कर दीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा? एरर नहीं निकलेगा। अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा 11th में, तो आपको पता होगा कि अगर आप डायमीटर के टर्म्स में निकालेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। अब ये वैल्यू जो है उससे आप इसे रिप्लेस कर सकते हो, किससे? एस से, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वैल्यू तो एस है ना। अब यहां ये रो क्या है? वेयर रो इज resistivity of unknown wire। अननोन वायर, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये रेजिस्टिविटी बच्चों किसका था? ये आपका कांस्टेंट का था। और ये किसका है? ये आपका अननोन वायर का है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ रो डैश भी लिख सकते हो बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। तो ये रो इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एस पाई आर। आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? आर इज इक्वल टू लिख सकते हो आप डी बाई 2 लिख सकते हो, का होल स्क्वायर अपॉन एल डैश। ओके, अब यहां से एल डैश यूज कर लीजिए। एल डैश मैंने क्योंकि सपोज किया इसकी लेंथ को एल डैश। अब यहां आपने रो इज इक्वल टू लिख देना है एस पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 एल डैश। ये आपकी रेजिस्टिविटी आ गई। तो इस तरीके से आप किसी भी अननोन वायर की रेजिस्टिविटी पिक कर सकते हो। तो आई होप ये पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? एस की वैल्यू किसी भी तरीके से निकाल लेते हो। जैसे मान लीजिए यहां से आपने बैलेंस किया, और बैलेंस किया आपने 34.6 सेंटीमीटर पे, तो यहां पे 34.6 रख देंगे, और नीचे अभी आप 34.6 रखेंगे। आर की वैल्यू अगर आपने 100 में अप्लाई की तो 100 रखिए, एस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आई होप ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड एग्जांपल, जो कि कैसे करना है वो हमें बताएंगे। आइए देखिए। तो चलिए बच्चों, हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल से क्लियर करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और हमें कैसे डील करना है। तो देखिए, सबसे टिपिकल क्वेश्चन जो आपको लगता है वही हमने पिक किया, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। और कैसे हमें क्वेश्चन मिलेगा, ये एक्चुअली एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझेंगे कैसे करना है। आइए देखते हैं। Actually, question is simple. In the meter with null point is found at the distance 33.7 centimeter from A. A वही आपका इनिशियल पॉइंट था जहां से हमने स्टार्ट किया था, वहीं से नल पॉइंट आपको दिया भी जाएगा। मेक श्योर। Now a resistance of 12 ohm is connected parallel to S and null point occur at 51.9 centimeter. Find the R and S. इसका मतलब भी आप समझ गए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मैं 12 ओम का रेजिस्टेंस S के साथ कनेक्ट कर लूं पैरेलली, इस तरीके से इसमें एक नाम और आता है, जैसे इसमें लिखा है पैरेलली, कभी-कभी लैटरली भी लिखा रहेगा, तो भी आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल कनेक्ट करना है। सपोज पहले डायग्राम से क्लियर करें कि डायग्राम क्या कहता है। सपोज ये है आपका आर बॉक्स, जो कि
आपका आर है जो निकालना रहा, और ये है आपका अननोन रेजिस्टेंस जिसको हमें यहाँ पे फिलहाल के लिए फाइंड करना है, इसे भी। ये आपका एस ऑफ कोर्स, और यहाँ पर आपका ह्यूज लॉन्ग वायर था जो कि कितना ह्यूज था आपको पता ही है, 1 मीटर लॉन्ग था, और जिसको मेजर करने के नीचे स्केल लगा हुआ था। नीचे आपने यहाँ पे एक सेल की और इसे लाकर किससे जोड़ देना था, बी से जोड़ देना था। अब यहाँ पर आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा था जो कि डिफ्लेक्शन चेक करता है, और यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे आपने कनेक्ट कर दिया किसी इनिशियल पॉइंट जे पर, राइट। ये पूरी कहानी इनिशियल स्टेटस को बताती है। अब इनिशियली जब आपने कुछ नहीं कनेक्ट किया था तो कह रहा है कि बैलेंस पॉइंट आपको कहां मिला है, नल पॉइंट कहां मिला है, नल पॉइंट आपको मिला है 33.7 सेंटीमीटर, राइट। ऐसे ही कुछ है। और इस तरीके से अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो कैसे लिख सकता हूं, सॉल्यूशन में आइए देखते हैं। सिंस आपको याद होगा कि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा S = 100 - L अपॉन L into R। यहां से अगर मैं R/S की वैल्यू निकालना चाहूं तो R/S हो जाएगा L/100 - L, राइट। L की जगह पे वैल्यू पुट करिए, L की जगह पे वैल्यू आपकी कितनी होने वाली है, 33, यही तो है L आपका 33.7, और नीचे आपका ये वाली वैल्यू क्या होगी, 100 में से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 56.3, राइट, 56.3, ऐसे ही कुछ करेंगे, 56.3 ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन नंबर इसको 1 दे सकते हो, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, कुछ आगे मत करिएगा। अब आप सेकंड कंडीशन की ओर चले। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, यहाँ पे सेकंड कंडीशन में आपको 12 ओम अप्लाई करना है। 12 ओम अप्लाई करना है कैसे, पैरेलली, अप्लाइड पैरेलली। अब आइए पैरेलल अप्लाई करिए, देखिए ये S था, आप यहाँ पे आपने 12 ओम लेटरली या पैरेलली ये कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो ये पूरे की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है पैरेलल करने की वजह से डिक्रीज हो जाती है, राइट। अब इसके डिक्रीज करने से बैलेंस पॉइंट कहां मिला है, बैलेंस पॉइंट मिला है 51.9। नाउ अब आप S डैश निकालेंगे तो 1/S डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/S प्लस 1/12, क्योंकि पैरेलल है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/S डैश इक्वल टू आपको मिलेगा 12S, और यहाँ पे 12 प्लस S, फाइनली S डैश इज इक्वल टू व्हाट, S डैश इक्वल टू 12S अपॉन 12 प्लस S, राइट। ये S है, ध्यान से समझिएगा। हेंस अब आप क्या कर सकते हो, हेंस आपको कंडीशन पता है, क्या कर सकते हो, R/S डैश इज इक्वल टू L, L की जगह पे आप L डैश पुट करेंगे, 100 माइनस L डैश, ओके फाइन। L डैश क्या है, ये नई कंडीशन है, नई कंडीशन 51.9 सेंटीमीटर पे आपको मिला था नल पॉइंट। आइए पुट करें R/S डैश, S डैश की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 12S अपॉन 12 प्लस S, और 12S तो यहाँ पे रह जाएगा आपको पता ही है, और 12 प्लस S शिफ्ट होकर ऊपर चला गया, 12 प्लस S ये हो गया डिनोमिनेटर के पास। अब इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे L डैश की वैल्यू कितनी, 51.9, और नीचे 100 माइनस L डैश क्या लिखिएगा, 48.1, राइट, ओके। R/S की वैल्यू कितनी, R/S की वैल्यू 33.7 अपॉन 56.3, नहीं 56.3 नहीं आएगा बच्चों, ये आपका आएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो 66.3 आएगा। तो 66.3 को आप यहाँ पे पुट करोगे तो लिखोगे 33.7 अपॉन 66.3, ओके। फाइनली R/S की वैल्यू हो गई इनटू 12 प्लस S अपॉन 12S, ओके फाइन, और ये हो गया 51.9 अपॉन 48.1। इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं आप, इसको भी आप इससे कैंसिल कर सकते हो, देखिए ये जस्ट डबल है 33 का, तो ऑलमोस्ट आप इसको 1/2 लिख सकते हो इनटू 12 प्लस S अपॉन 12S, ओके, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको कैंसिल करोगे तो ऑलमोस्ट 1.1 समथिंग में कैंसिल होगा, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, क्योंकि 48 से डबल ही है तो 1.1 समथिंग कुछ और आगे आएगा, लगभग आप यहाँ पे ये 1.1 लिख सकते हो, ज्यादा टाइम ना लगे इसके लिए मैंने 1.1 लिख दिया है, ठीक है। इस तरह बार बार नहीं करना है, लेकिन हाँ अगर आपको डिवीजन आता रहेगा तो आप फटाफट ऐसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो, लेकिन अप्रोक्सीमेट ही लेना है, ज्यादा अप्रोक्सीमेट नहीं कर दीजिएगा। स्टार्टिंग में आप 1 डिजिट तक ले सकते हो अपने हिसाब से, अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो। 2 into 12 कर दीजिए, ये हो जाएगा 24, तो 12 प्लस S अपॉन, यहाँ पे R/S किया था तो S की वैल्यू तो मिलेगी नहीं। अब बच्चों यहाँ पे S तो है नहीं क्योंकि R/S की वैल्यू रख दिया था, यहाँ पे मैंने S गलती से लिख दिया। अब 2 into 12 24, और 24 को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 24 into 1.1, राइट। मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 24 into
11 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा 240 प्लस 24, ये 264, यहाँ पे लगभग 26.4 वैल्यू आ जाएगी। तो 12 प्लस s इज इक्वल टू 26.4 अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ रही है। इसको आप उधर शिफ्ट करके सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो ये आपको मिल जाएगा 26.4 माइनस कर दीजिएगा 12 से, तो ये आपको ऑलमोस्ट मिलेगा 14.4 के अप्रोक्सीमेट, या 14 आप मान के चलेंगे। तो ये आपको क्या समझ में आ गया? इस तरीके से हम कर सकते हैं s की वैल्यू फाइंड। s की वैल्यू मिल गई, अब आप किसका निकालेंगे? r की वैल्यू। बताइए r की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहीं पर वो वैल्यू है r की वैल्यू निकालने के लिए, बस s की वैल्यू ला करके इसमें रख दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो r by s, सिंस आपको पता ही है r by s इज इक्वल टू आपका ये 1/2 ऑलमोस्ट आएगा इनटू आपको क्या करना है, s की वैल्यू कर देते हैं, यहां से s यहां शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा r इज इक्वल टू s, s की वैल्यू ऑलमोस्ट 14 आ रखी है, तो 14.4 लगभग आएगा। आप उसको डिवाइड करके पहले चेक भी कर सकते हो कि कितना आ रहा है, उसी से कर लीजिएगा। मैंने ऑलमोस्ट 1.1 लिख दिया नियरेस्ट, ये आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ऑलमोस्ट 12 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से आपको क्या पता चला कि हमने रेजिस्टेंस भी निकाल लिया, मतलब R की वैल्यू R बॉक्स में जो आपने अप्लाई किया होगा वो भी निकाल लिया, S की वैल्यू भी निकाल ली, दोनों हमें पता चल गए। इस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान देना है, डेसिमल वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो डिवाइड करने में, इस बात को ध्यान रख करके आगे सॉल्यूशन करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, डिस्क्रिप्शन में जा करके उस क्वेश्चन को देख लीजिए, करके रखेंगे, क्योंकि करेंगे तभी आगे प्रैक्टिस होगी। अगला टॉपिक जो बच रहा है वो है हमारा पोटेंशियोमीटर। मेक श्योर कि वो लास्ट टॉपिक होने वाला है, पोटेंशियोमीटर करेंगे, उसका एप्लीकेशन भी करेंगे, साथ ही एक टॉपिक और भी ऐड करेंगे उसी में, जिसका नाम है व्हाट इज एनर्जी कंज्यूम। तो एनर्जी कंज्यूम का भी फॉर्मूला उसी में जानेंगे। लास्ट लेक्चर का वेट करिए, अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।